नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो इतना तो ज़रूर जान गए होंगे कि मेरा मकसद न सिर्फ आपको अंग्रेजी में बेस्ट बनाना होता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी होता है। इसलिए मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ जिसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिले और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बहुत सहायक हो। आप इंग्लिश के साथ साथ व्यवहार कुशलता में भी माहिर हो जाएं, यही मेरा मेन उद्देश्य रहता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज एक बार फिर आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही साथ ग्रामर और टेंस के पोर्शन को भी बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसलिए कॉपी पेन साथ में रख लीजिएगा। आज मैं आपको बहुत सी ऐसी नई बातें बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद ही आपको किसी ने आज से पहले बताया हो। उसे कॉपी में राइट डाउन करते जाइएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को स्टार्ट। तो आज की इस दिलचस्प कहानी का टाइटल है द सिली बर्ड्स। सिली मतलब होता है मूर्ख, नासमझ। बर्ड्स मतलब होता है पक्षी। तो मूर्ख पक्षी की कहानी है ये। वंस मतलब होता है एक बार। देयर वॉज एन आउल हु हैड मैनी ब्राइट आइडियाज। देयर जो है यहाँ इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मैंने आपको बताया था कि जब किसी सेंटेंस में वर्ब या ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे तो उसको पूरा करने के लिए सेंटेंस में एक इंट्रोडक्टरी यानी परिचयात्मक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इट भी एक ऐसा वर्ड है जिसका इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इसका हम अनुवाद नहीं करेंगे, उच्चारण नहीं करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे। एक उल्लू था। एन मतलब भी एक होता है और ए मतलब भी एक होता है। तो ए और एन, ए आर्टिकल्स है ना, तो ये कब लगेगा एन? जब भी इसके आगे वाले जो शब्द हैं उसका पहला अक्षर अगर वाउल साउंड है ना, ए ई आई ओ यू, उसके पहले एक के लिए एन लगेगा। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा ना। तो एक उल्लू था। हु हैड, जिसके पास। हु मतलब तो अब कौन होता है, जो होता है, जिसके होता है। तो जब भी हु जो डब्लू परिवार वाले कोई भी वर्ड को देखेंगे, हु, वाट, वेयर, अगर वो सेंटेंस के बीच में लगा हो तो ये क्वेश्चन मार्क वाला नहीं इसका मतलब निकलेगा, ये उसका मतलब होगा जो या जिसके। तो जिसके पास कई सारे, मैनी मतलब अनेक होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत ब्राइट आइडियाज थे, विचार। आइडियाज मतलब विचार, और ब्राइट मतलब होता है शानदार, उज्जवल, बेहतरीन। तो शानदार विचार उसके पास थे। ये जो हैड है ना, ये भी पॉजेसिव वर्ड के रूप में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी एक टेंडेंसी होती है कि जब भी हैड के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं देखेंगे तो वो एक अधिकार सूचक शब्द बन जाता है जो कर्ता के अधिकार संबंधी बातों को बताता है, नाउन के, ठीक। और नहीं तो अन्यथा ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा अगर उसके आगे वर्ब है और उसका थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक ना, अन्यथा नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। मतलब एक उल्लू था जिसके पास बहुत सारे शानदार, बेहतरीन आइडियाज, विचार, योजनाएं थी, ठीक। He wanted to help his fellow birds. वह चाहता था, wanted मतलब चाहता था, to help मदद करना चाहता था अपने फेलो मतलब होता है साथी, मित्र, व्यक्ति भी होता है उसको फेलो बोलते हैं। तो साथी पक्षियों की वो मदद करना चाहता था। वो मतलब उसके बड़े नेक विचार थे। वन डे, एक दिन, he said टू द बर्ड, उसने पक्षियों से कहा। सारा जितना भी सेंटेंस है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है, क्योंकि हर जगह वो आपका सेकंड फॉर्म लगा हुआ है ना, इसलिए से का सैड लगा है, वांट का वांटेड लगा हुआ है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बात हो रही है, क्योंकि पूरे टेंस में एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जहां पे वो आपका सेकंड फॉर्म लगता है। तो उसने बर्ड्स से कहा, सारे पक्षियों से कहा, आई विश टू गिव यू ऑल सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ। विश मतलब होता है इच्छा करना, चाहना। तो मैं चाहता हूँ टू गिव, देना, यू ऑल, तुम सबको,
सम कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी। इंफॉर्मेशन मतलब होता है जानकारी, इम्पॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, अति विशिष्ट। तो मैं तुम सबको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे आई और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगा है। तो जब ये कंडीशन देखेंगे तो फटाक से समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है। ता हूँ, ते हैं, ती है, ये सब जो है उसकी पहचान होती है ना। तो बोला मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तुम सबको देना चाहता हूँ। डू नॉट लेट द अकॉर्न्स ग्रो। डू नॉट लेट द एकॉन्स ग्रो, मतलब कि एकॉन्स को उगने मत देना। डू नॉट मत देना, लेट मतलब होता है होने देना, जाने देना। जैसे लेट इट बी, छोड़ दो, जाने दो, ऐसा हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं ना वर्ड, तो वो ऐसा है ये। तो बोल रहा है कि एकॉन्स, एकॉन्स मतलब होता है ओक या बलूत का फल। ये देखिए इस टाइप का होता है ये ना, बलूत का फल, ओक, ओक मदार उसका फल होता है ये। तो ग्रो, ग्रो मतलब उगना। तो बोल रहा है लोगों को कि बलूत के फल को उगने मत देना। दे प्रोड्यूस मिसल्टो फ्रॉम विच पॉइजन इज कलेक्टेड दैट विल हेल्प हंटर्स कैप्चर यू। तो वो बोल रहा है बलूत के फल को उगने मत देना, क्योंकि दे मतलब वे प्रोड्यूस उत्पन्न करते हैं, उत्पादन करते हैं। प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना, उत्पन्न करना। तो उत्पादन करते हैं किसका? मिसल्टो। मिसल्टो मतलब होता है अमर बेल, एक जहरीला बेल होता है, लताएं, उसको ये प्रोड्यूस करती हैं। फ्रॉम विच, जिससे कि, विच, अब विच मतलब भी कौन, जो, जिसके होता है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस के बीच में लगा है, तो एक कौन वाला यहाँ पे अनुवाद नहीं होगा, जिससे, जिससे कि जहर इकट्ठा होता है, कलेक्टेड, इकट्ठा होता है। दैट, दैट मतलब हो गया जो कि, विल हेल्प मदद करेगा, हंटर शिकारियों की, शिकारियों की मदद करेगा तुम्हें पकड़ने में। कैप्चर, कैप्चर मतलब होता है पकड़ना, कब्जा करना। तो तुम्हें कब्जा करने में वो शिकारियों की मदद करेगा, वो जो पॉइजन, जो जहर उसमें से निकलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो प्लक आउट द फ्लैक्स सीड्स। ऑल्सो, ऑल्सो मतलब होता है भी, साथ ही, तथा। तो साथ ही प्लक आउट, प्लक आउट मतलब उखाड़ना, तोड़ना, नोचना। वीरता या हिम्मत को भी प्लक बोला जाता है ना, कि क्या तुमने अपनी जिंदगी में उखाड़ा है, क्या तुमने साहस वाला काम किया है, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो प्लक, तो और उखाड़ो किसको? फ्लैक्स सीड्स को भी। फ्लैक्स सीड्स मतलब होता है पटसन के बीज। ये देखिए इस टाइप का होता है ना। फ्लैक्स मतलब होता है अलसी, पटसन, सन, पटुआ, कुछ भी बोलते हैं इसको, फ्लैक्स को। तो उसके बीजों को भी तुम लोग उखाड़ देना, क्योंकि हंटर्स मेक नेट्स आउट ऑफ दीज सीड्स टू ट्रैप यू। शिकारी बनाते हैं नेट्स, नेट्स मतलब जाल, जाल बनाते हैं आउट ऑफ दीज सीड्स, इसके बीजों से, टू ट्रैप यू, तुम्हें फंसाने के लिए। टू, यहाँ पे टू का मतलब के लिए हो गया ना। टू मतलब बहुत सारी चीज़ होता है, को, से, तक, तो यह के लिए। तो तुम्हें पकड़ने के लिए, ट्रैप के लिए, फंसाने के लिए। ट्रैप मतलब होता है जाल में फंसाना, फंदा में फंसाना। तो तुम्हें फंदे में फंसाने के लिए इसका जाल बनाते हैं, उससे जो निकलता है इसमें से, फ्लैक्स सीड से। द बर्ड्स लुक्ड एट वन अनदर सरप्राइज्ड। जो पक्षी थे वो लुक्ड एट वन अनदर, एक दूसरे को, वन अनदर, एक दूसरे को, अनदर मतलब दूसरा को देखने लगे वो लोग, सरप्राइज्ड, हैरान होकर, आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे कि अरे ये क्या बोल रहा है। एंड देन, और तब, लाफ्ड एट द आउल, उस उल्लू पर वो हंसने लगे, वो हंसे सब लोग। लाफ्ड, यहाँ पे डी को टी उच्चारित कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब भी कोई शब्द का अंत फ, स, च, प, क ये साउंड से होता है, ये ध्वनि से होता है, तो उसके बाद लगे डी को टी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम फ उच्चारित कर रहे हैं, UGH को फ उच्चारित कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं, इसके लिए ये वीडियो देखिए, UGH से फ होता है। तो यहाँ क्या लिखा है उस पर मत जाइए, क्योंकि इंग्लिश हमेशा ये ध्यान रखिए कि इंग्लिश ध्वनि आधारित भाषा है। हम जो बोलते हैं ना उसके हिसाब से नियम यहाँ लगते हैं, जो लिखा रहता है उसके हिसाब से नियम नहीं लगते हैं। तो हम फ बोलना है, फ। तो यहाँ पे ट उच्चारण होगा, लाफ्ट, उस पर हंसने लगे सब लोग। बट द आउल स्टिल कंटिन्यूड, लेकिन फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी, तो भी उल्लू जो है कंटिन्यूड, जारी रहा, मतलब कहता रहा, अपने आप जो उसका ज्ञान था उसको सब देता रहा, समझाता रहा।
बी अलर्ट, सचेत रहो। बी मतलब होना या रहना, अलर्ट, अलर्ट मतलब होता है सचेत, सतर्क, सतर्क रहो। आई कैन सी अ हंटर अप्रोचिंग, मैं देख सकता हूँ हंटर, शिकारियों को, अप्रोचिंग, आते हुए। अप्रोचिंग मतलब समीप आना, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण भी होता है, पहुंच भी होता है, तो अप्रोचिंग मतलब समीप आना। अच्छा, एक जानकारी देना तो मैं भूल गया यहाँ पे, ये जो अलसी के बीज होते हैं ना, फ्लैक्स सीड्स, इससे नेट कैसे बनेगा, जाल कैसे बनेगा? तो अलसी के बीज जब बोते हैं ना तो इस प्रकार के पौधे उगते हैं, और जब पौधे उगते हैं तो इसका तना जो है, देख रहे हैं आप, बहुत पतला और बेलनाकार होता है। इसके तने से पत्तियों को अलग करके पानी में गट्ठर बनाकर सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। इसके बाद रेशे को पौधे से अलग कर दिया जाता है, और इसके रेशे से फिर बोरा, दरी, तंबू, तिरपाल, टाट, रस्सियां, जाल और निम्न कोटि के जो कपड़े होते हैं ना, कपड़े भी इससे बनाए जाते हैं, और साथ में कागज बनाने के भी काम आता है ये। तो इतने चीज़ें फ्लैक्स सीड्स से बनते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। His arrows are armed with birds feathers, उसके जो आ रहा शिकारी, बोला ना मैं शिकारी को आते हुए देख सकता हूँ, उसके जो तीर हैं वो आर्म्ड, आर्म्ड मतलब होता है सशस्त्र, हथियारों से लैस। जो आर्म्ड फोर्स होते हैं ना, जो हथियारों से लैस सेना होती है, उसको आर्म्ड बोलते हैं। तो वो किससे लैस है? वो बर्ड्स के फेदर्स से, पक्षियों के पंखों से। पंख जो होते हैं ना, वो तीर के पीछे लगे हुए रहते हैं, तो उससे बोल रहा है कि जो उनके तीर हैं, एरोज, एरोज मतलब तीर, उनके तीर जो है पक्षियों के पंख से लैस हैं। दैट जो कि कैन फ्लाई फास्टर देन योर विंग्स, जो कि उड़ सकते हैं, कैन सकना, उड़ सकते हैं, फास्टर देन। जब भी हम किसी से तुलना करने के लिए कुछ बोलते हैं ना, तो हमेशा वो कंपेरेटिव डिग्री में बात होती है, वहां पे देन लगाया जाता है, और ये कंपेरेटिव डिग्री है। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट मतलब तेज, उससे तेज किसी के मुकाबले में, और फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज। तो यहाँ फास्टर देन बोल रहा है ना, तो किसके मुकाबले? तुम्हारे पंखों के मुकाबले वो बहुत तेज उड़ सकता है, ज़्यादा उड़ सकता है उसके जो तीर है। द बर्ड्स पैड नो अटेंशन टू हिम, तो जितने भी पक्षी थे वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अटेंशन मतलब ध्यान देना, तो उस पर, उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। उस जो जितने भी चिड़िया थे, सोच रहे होंगे गप मारा, बकवास कर रहा, फालतू में क्या टाइम पास कर रहा है ये। बट सम डेज लेटर, लेकिन कुछ दिनों बाद, दे रियलाइज्ड, वे अनुभव किए, महसूस किए। रियलाइज्ड, यहाँ भी डी को टी पढ़ा, क्योंकि यहाँ स ध्वनि निकल रही ना लास्ट में, रियलाइज, तो रियलाइज्ड, तो वो अनुभव किए कि, दैट मतलब कि द आउल हैड स्पोकन द ट्रूथ, जो उल्लू था वो सच कहा था। स्पोकन मतलब कहना, ट्रूथ मतलब सच, सच कहा था उल्लू। ये जो है देखिए यहाँ पे जो है ना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ कहलाएगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद जो है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है ना, क्रिया का तीसरा रूप। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो स्पोकन जो है क्रिया का तीसरा रूप है, और साथ में हैड लगा, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब चुका था, किया था, लिया था, दिया था, तो वो सच कहा था उसने कि ऐसा ऐसा बात होने वाला है। They came to him again to get his advice, वे आए, अब कम का ये सेकेंड रूप है came, वे आए मतलब कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है। वे आए to him, उसके पास आए, again, again मतलब फिर से, to get पाने के लिए, his advice उसकी सलाह पाने के लिए, उसकी सलाह लेने के लिए, उसके सुझाव को लेने के लिए वो फिर से आए। लेकिन बट मतलब लेकिन, द आउल वाज बिटर ओवर देयर पास्ट बिहेवियर, लेकिन उल्लू जो था वो बिटर, बिटर मतलब तो कड़वा होता है, लेकिन बिटर मतलब कड़वा अनुभव, मतलब आहत, खिन्न, ये सब भी होता है ना, तो कड़वा अनुभव उसको हो गया था। ओवर देयर पास्ट, पास्ट मतलब अतीत में उसके बर्ताव से, उन लोगों का जो बर्ताव था, जिस तरह से अतीत में, भूतकाल में उन्होंने बर्ताव किया था, उसकी सलाह पर वो लोग हंस रहे थे, तो उसका कड़वा अनुभव उसको था। एंड डिड नॉट गिव देम एनी एडवाइस, और उसने उन लोगों को, देम उन्हें, कोई भी सलाह नहीं दिया। डिड नॉट, ये देखिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ना, क्योंकि
हेल्पिंग वर्ब डिड जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक ना वाले शब्द और क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक वाले शब्द में डिड लगता है ना, उसका नॉट लगता है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, डिड नहीं लगता है, लेकिन नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में डिड लगता है और तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, मेन फॉर्म आ जाता है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा ना। तो उसने उसको उन लोगों को भगा दिया, कोई सलाह नहीं दिया, जाओ तुम लोग से बातें नहीं करना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा इस कहानी से हमें क्या मिलती है? डू नॉट मेक फन ऑफ एनीवन, किसी की भी मजाक मत उड़ाओ। मेक फन मजाक बनाना, तो किसी एनीवन किसी का भी मजाक मत बनाओ, मजाक मत उड़ाओ उसका। वो जो भी कह रहा है वो अपने अनुभव से कह रहा है या उसके पीछे कोई ना कोई तो सच्चाई वाली बात है। अगर नहीं भी आपको मानना है तो मजाक कम से कम मत उड़ाइए, उसका मनोबल मत गिराइए, कम से कम वो आपके भले के लिए ही सोचा था। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।